बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा 3.2 लेग स्ट्रक्चर ऑफ सेल टॉपिक स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा या उसकी ज़ाहरी सूरत, और सेल हमारे पास मौजूद है। हम फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं सेल को, उसी को हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का। आपकी बुक कहती है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने ईजाद किया था। वो था रॉबर्ट हुक, और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। कब किया था? 1665 में, मतलब 17th सेंचुरी की ये बात है। 1665 में यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आप देखें कि आज से 300-400 साल पहले बहुत ही कितनी सिंपल सूरत होगी हमारे पास माइक्रोस्कोप की मौजूद। उसको इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक। कॉक बेसिकली होता क्या है? जो हमारे पास बलूत का दरख्त होता है ना, ओक ट्री, OAK, ओक ट्री का अगर हम एक तना काटें तो उस तने को, थिन स्लाइस को कॉक कहेंगे। ओक ट्री के तने को ओक ट्री को कहते हैं बलूत का दरख्त। बलूत के दरख्त के जो दरमियान से तना काटेंगे उसको हम कहेंगे कॉक, थिन स्लाइस ऑफ कॉक। उसको रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था, और उसने देखा था कि छोटे छोटे जैसे बॉक्सेस नहीं साथ साथ पड़े होते, उस तरह से स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, और उसने उनको सेल्स कहा था। मतलब उस एक बॉक्स को सेल, और वो ग्रुप ऑफ टाइनी बॉक्सेस को सेल। ही couldn't स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। लेकिन अब सिंपल माइक्रोस्कोप था, 17वीं सदी थी, इतना जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सेल का अंदरूनी हिस्से को स्टडी नहीं कर सका, इंटरनल स्ट्रक्चर को वो नहीं देख सका। हाउएवर, लेकिन इन द 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेकर 1800 से लेकर 1899 तक के टाइम को 19th सेंचुरी कहेंगे हम। इन 19th सेंचुरी द मतलब 200 सदी के बाद तकरीबन, द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड। जो माइक्रोस्कोप की इकसाम थी वो बेहतर हुई, जदीद से जदीद माइक्रोस्कोप आता गया। इन 1831 while studying plant cells under a microscope, a Scottish scientist Robert Brown observed the nucleus। अब स्कॉटिश साइंटिस्ट, स्कॉटलैंड में रहने वाला, 1831 में उसने प्लांट सेल को स्टडी किया। अब सिंस स्लाइस ऑफ कॉक भी प्लांट का ही सेल है, एक ट्री का हिस्सा है, और रॉबर्ट ब्राउन ने भी प्लांट सेल को ही स्टडी किया था, और उसने देखा था अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ना, वो ज़रा प्रोमिनेंट, थोड़ा बड़ा पार्ट होता है सेल का, ठीक है, और इसी वजह से अब वो बेहतर नज़र आता है, सबसे पहले नज़र आता है, सबसे आसान से नज़र आने वाला पार्ट होता है सेल का। हमने पहले भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्लांट क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। आफ्टर डेट मैनी ऑर्गेनेलीज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स। इसके बाद काफ़ी साल दर साल काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज, जैसे जैसे हमारा माइक्रोस्कोप जदीद होता गया, वैसे वैसे हमें और छोटी से छोटी ऑर्गेनेलीज नज़र आती गई। जो सबसे आसान से दिखने वाली ऑर्गेनेली थी वो था न्यूक्लियस। सबसे पहले सेल के बाद हमें वो नज़र आया, और फिर वक्त के साथ साथ हमने बाकी ऑर्गेनेलीज भी दिखना शुरू हो गई, समझ आना शुरू हो गई। In the following paragraphs, we will study the structures present in cells and their functions. अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे सेल को, हम बाहर से स्टार्ट करेंगे, आउटर मोस्ट लेयर से, और उसके बाद हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे। ठीक हो गया? पहले जो हम बात कर रहे थे, एक चेक पॉइंट होता है, कवरिंग होती है प्लांट्स में, 2 चेक पॉइंट्स, एनिमल्स के अलावा बाकी सेल्स में, ऑर्गेनिजम्स में 2 चेक पॉइंट्स होते हैं। हम वो बाहर चेक पॉइंट से बाहर, जब हम किसी जगह एंटर होते हैं तो हम गेट से एंटर होते हैं, चेक पॉइंट से बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो हम सेल भी ऐसे ही स्टडी करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, अगर जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमारे पास थिन स्लाइस ऑफ कॉक है, बलूत के दरख्त का ये तना काटा हुआ है।
बलूत का दरख्त ओक ट्री, OAK, ओक ट्री, और ये रबर बुलेट्स बनाने में काम आता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आता है। ठीक है, इसका काफ़ी कमर्शियल यूज़ है। और अगर आप सेकंड पिक्चर देखें, ये वो पिक्चर है जो कि रॉबर्ट हुक को नज़र आई थी अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनको हम सेल, ये एक कंपार्टमेंट को सेल और इन सबको मिला के हम सेल्स कहेंगे। ये है जो रॉबर्ट हुक को नज़र आए थे। ये अब अगर आपने किसी ने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा हो, ठीक है, इसको उर्दू में छत्ता कहते हैं मक्खी का, और इंग्लिश में इनको हनी कॉम्ब्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये अगर किसी ने देखा हो तो उसको पता होगा कि इस तरह के ही वो टाइनी कंपार्टमेंट्स, वो सेल्स हमारे पास थे हनी कॉम्ब्स जैसे। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले सेल कैसे डिस्कवर हुआ? 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया और डिस्कवर किया सेल को। देन न्यूक्लियस कब ऑब्जर्व किया गया या देखा गया? 1831 में स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने एडवांस माइक्रोस्कोप यूज़ किया। उस टाइम का जो भी एडवांस माइक्रोस्कोप था, आपकी बुक ने नहीं मेंशन किया, उसने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को। अब नीचे आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन है, बहुत ही सिंपल सा। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्योंकि एंशियंट होते हैं वो ज़्यादा सिंपल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ज़रा मॉडर्न टाइम के ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मौजूद होती, और यूकैरियोटिक सेल्स में सब में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। अब ये अगर आप राइट साइड पे ब्लू बॉक्स देखें तो ये आपके बुक का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कहता है कि दो बेसिक सेल टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। इसमें आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो कि इनके नाम का भी मतलब है। अब ये आपका सेल वॉल का टॉपिक स्टार्ट होता है। मैं एक पैराग्राफ आपको बुक से समझा के उसके बाद उसको लिखूंगी, बताऊंगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो वो आपको कहता है आपकी बुक, द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट एल्जाई हैव अ रिजिड नॉन लिविंग वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। अब सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया, ये 5 मौजूद थे। उन 5 में से एनिमल्स में हमें पता है कि सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इस वजह से एनिमल्स निकल जाएंगे। अब 4 रह गए। 4 में से जो प्रोटिस्ट हैं उनमें से सिर्फ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद होगी, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते हैं एल्जाई। अब इन 4 की ही एग्जांपल आपकी बुक ने की दी है कि अगर आप बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और सम प्रोटिस्ट, ब्रैकेट में उसने एल्जाई लिखा है, मतलब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात हो रही है, उनको अगर हम देखें उनके सेल्स को, तो उनके पास एक रिजिड, रिजिड का मतलब है ना चेंज होने वाली, सख्त, मजबूत, नॉन लिविंग वॉल, मतलब ये कि इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो इसको लिविंग करे या जो इसको जानदार बनाए। अराउंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये सबसे पहले उसने आपको ये बताया कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है। ये एक रिजिड नॉन लिविंग वॉल है अराउंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड देन उसने आपको एक साथ उसने आपको बुक में एग्जांपल दी हैं कि ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एल्जाई में मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें आपकी बुक उसके फंक्शन बताती है, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। अब जो सेल वॉल है ना, वो उसकी रिजिडनेस, उसका रिजिड होना सेल वॉल का, उसको प्लांट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्रोटिस्ट के, इनको नॉन मूविंग बनाता है। मतलब ये कि नॉन मूविंग नहीं, सॉरी, शेप ना चेंज करने वाला बनाता है। ये शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनके इर्द गिर्द सेल। अब हम देखें, अगर आप अपने बाजू पकड़ें, अपने बाजू के ऊपर जो स्किन है उसको ऊपर की तरफ खींचती है,
उसको छोड़ें वो वापस अपनी हालत में आ जाती है। इसको हम कहेंगे हमारी स्किन इलास्टिक है, उसमें लचक है। प्लांट्स में, एनिमल्स में, सॉरी प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में ये लचक मौजूद नहीं होती। उसकी वजह ये सेल वॉल ही है। अब आप जाके प्लांट का कोई तना, कोई पत्ता, उसको ऐसे खींचे जैसे आप अपने बाजू की स्किन को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, और देखें तो वो नहीं खींच सकते आप। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल मौजूद है जो कि रिजिड होती है, नॉन लिविंग है। वो अब सेल वॉल जो है वो प्लांट्स को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इतनी रिजिड लेयर है अराउंड द सेल, तो वो सेल को कुछ भी होने से बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। एंड सपोर्ट, जैसे हमारी बैकबोन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वैसे ही सेल वॉल सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टू इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल, उसने इनर लिविंग मैटर के लिए टर्म प्रोटोप्लाज्म यूज़ की है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो हमारा सेल होता है ना, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन की लेयर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आपके पास पूरा, आप एक फैक्ट्री एंटर करो, पूरा एक ग्राउंड होता है जिसके ऊपर बिल्डिंग्स बनी है, कहीं पे पार्किंग बनी है, कहीं पे फैक्ट्री लगी है, कहीं पे ऑफिस है। वो जो सारा ग्राउंड है ना, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोसेल प्लाज्म फ्लूइड। सेल का सारा फ्लूइड मौजूद है, जैसे हमारे पास सारा ग्राउंड मौजूद होता है, सेल का सारा फ्लूइड मौजूद है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसकी हमने अभी बात की कि ज़रा प्रोमिनेंट बड़ा होता है। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड। अब जो टर्म होती है साइटो सेल के फ्लूइड की और न्यूक्लियस के फ्लूइड की इकट्ठे जब बात होगी तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये इनर लिविंग मैटर होता है, ठीक है, अंदरूनी मैटर होता है, और ये लिविंग होता है, जानदार होता है। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर होता है सेल का। जितना सेल का लिविंग मैटर है ना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, ये सब मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 layers: मिडल लेमुला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। ये सेल वॉल का टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? रिजिड नॉन लिविंग वॉल है राउंड मेम्ब्रेन। करती क्या है? फंक्शन क्या है? सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। 4 चीज़ें हैं। टू इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, जितना सारा लिविंग मैटर है ना सेल के अंदर, उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे हम। देन एग्जाम्पल आपके पास आपकी बुक देती है बैक्टीरिया की, सम प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एल्जाई की, फंजाई की, एंड देन प्लांट्स की। एंड पे उसने आपको बताया है कि कंपोजिशन क्या है प्लांट सेल की। 3 लेयर्स की बनी होती है: प्राइमरी वॉल्स, मिडल लेमुला, सेकेंडरी वॉल। अब हम आगे इसकी डायग्राम पहले खुद बना के देखेंगे, फिर हम देखेंगे बुक वाला आपको डायग्राम में क्या शो करता है। यहाँ पे सबसे पहले आप प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन देखेंगे। प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड, ज़रा ट्रांसपेरेंट सी ऑर्गेनेली होती है। देन एक थिक किस्म का न्यूक्लियस मौजूद होता है, ब्लैक, जो हमें नज़र भी आया था माइक्रोस्कोप में सबसे पहले, क्योंकि वो थिक सा फ्लूइड होता है। देन आपके पास आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये ब्लैक लाइन जो मैंने लगाई है वो है सेल मेम्ब्रेन की। हमने सेंटर से शुरू किया है। वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे साथ इर्द गिर्द ऑर्गेनेल्स बनाई हैं। आपके पास बाहर आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन की। अब अगर हम एनिमल सेल को देखें तो सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्लांट सेल की सूरत में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल की 2 किस्में हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो लाइट ग्रीन लाइनिंग है, कलर है, उससे मैंने सेकेंडरी वॉल बनाई है, और जो डार्क ग्रीन है उससे मैंने प्राइमरी वॉल बनाई है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट वॉल होती है एक सेल की, सबसे बाहर प्राइमरी वॉल होती है। उसके बाद अंदर की तरफ करके कुछ सेल्स में, सब में नहीं, कुछ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, सॉरी प्लांट सेल्स में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, इनमें एक सेकेंडरी वॉल भी कुछ सेल्स में मौजूद होती है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं।
ये प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ करके प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में होती है ये सेकेंडरी वॉल, और ये सब सेल्स में नहीं होती, चंद प्लांट सेल्स में ये पाई जाती है। वो भी हम अभी देखेंगे किन में पाई जाती है। अब हमने जनरल प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन देख लिया, किस में सेल वॉल होती है किस में नहीं होती, कैसे दिखते हैं। अब ये 3 प्लांट सेल्स इकट्ठे मैंने बनाए हैं। सबसे पहले आपके पास वैसे ही प्लांट सेल सीन है, सेंटर में वैक्यूल होगा, साइड पे ब्लैक सा करके न्यूक्लियस है, देन ब्लैक आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर आप बुक ने आपको जो 3 नाम बताए हैं इसकी लेयर्स के, उनको देखें तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर डार्क ग्रीन में प्राइमरी वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में जो वॉल आती है वो होती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी सेकंड पे आने वाली, प्राइमरी पहले आने वाली। तो जब आप सेल के अंदर चेक पोस्ट की तरह आप बिल्डिंग में घुसते हैं, जो फर्स्ट चेक पॉइंट होगा वो आप कहेंगे प्राइमरी चेक पॉइंट है। अब एक और चेक पॉइंट आएगा, आप कहेंगे सेकेंडरी है। उस तरह से जो पहले आउटर मोस्ट सबसे पहले आपको जो वॉल मिलेगी वो प्राइमरी वॉल होगी, देन सेकेंडरी वॉल होगी। अब 2 सेल्स के बीच में दरमियान में जो बारीक सा ये गैप है, ये हिस्सा है, ये गैप नहीं है, ये हमारे पास मिडल लेमेला है। ये जो सेल्स आपस में साथ साथ जुड़े हुए होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप समझ लें कि ये एक स्टिकी फ्लूइड सा है, ग्लू की तरह है मौजूद सेल्स के दरमियान में, जो सेल्स को आपस में जोड़ता है। क्योंकि आउटर मोस्ट प्राइमरी ले सेल वॉल है, हर सेल के आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब सारे सेल्स साथ साथ पड़े हैं, इनको कुछ ग्लू करने को, इनको इकट्ठा करने को भी जो चीज़ चाहिए, जो फ्लूइड चाहिए, वो मिडल लेमेला है। ओके, अब हम सबसे पहले इनके डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दोबारा ये फिगर डिस्कस करेंगे, जो बुक में आपके पास फिगर मौजूद है वो देखेंगे, ताकि क्योंकि आपने एग्जाम के लिहाज से बुक वाली डायग्राम ही बनानी है, बुक वाली डायग्राम ही समझनी है। ये लेक्चर्स आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको बुक से ही सपोर्ट मिलनी है, बुक को ही आपने देखना है। तो हम एक दफ़ा इनकी डिटेल, इन वॉल्स की कंपोजिशन देख के फिर हम बुक वाली डायग्राम की तरफ आते हैं। अब लेयर्स ऑफ प्लांट सेल का यहाँ पे कंपैरिजन है। प्राइमरी वॉल सबसे पहले जो आती है, सेकेंडरी वॉल जो बाद में सेकंड नंबर पे आती है, और मिडल लेमला जो सेल्स के दरमियान में ग्लू का काम करता है। अब प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या है, कहाँ मौजूद होती है? प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंडरी वॉल जो हमारे पास होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ऑन द इनर साइड मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि प्राइमरी वॉल को हमने कहा था जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन, हालांकि जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन तो सेकेंडरी वॉल है। तो इसका आंसर ये है कि सेकेंडरी वॉल हर सेल में नहीं होती। हर प्लांट, चाहे वो प्लांट सेल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्जाई हो, सब में सेकेंडरी वॉल नहीं होती। उसने आपको बताया है कि कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, जैसे कि जाइलम सेल्स। लेकिन हम ओवरऑल सब ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल की बात करें तो उनमें जस्ट अबव सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी वॉल ही होती है। सेकेंडरी वॉल होती है इनर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बट इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो ज़मीन से, जिन सेल्स के थ्रू पानी उठता है और ऊपर जाके पत्तों तक, ऊपर तक सेल प्लांट्स के पहुंचता है। देन आपके पास आता है मिडल लेमला। जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लू की तरह होता है, इस सेल्स को आपस में जोड़ता है, होल्ड्स टुगेदर, साथ जोड़ता है प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जिस साथ साथ जो इतने सारे सेल्स पड़े हैं उन सबकी प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ता है। एडजेसेंट सेल्स मतलब साथ साथ मौजूद होने वाले सेल, पास पड़े हुए सेल्स को एडजेसेंट सेल्स कहेंगे। अब आप अगर अपने किसी 3-4 लोगों के पास बैठे हैं तो आपसे यही पूछा जाएगा हु यू आर एडजेसेंट टू, आप किसके साथ हैं, तो आप वो बताएंगे कि आप अपने कौन कौन से फ्रेंड के साथ हैं। देन एडजेसेंट सेल्स वही होते हैं साथ साथ वाले सेल्स, उनको इकट्ठे जोड़ के जो रखता है वो मिडल लेमला है। अब अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की तरफ जाएं तो वो है सेलुलोज, प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं,
ये एक क्रिस क्रॉस, मैंने आपको साइड पे एरो से दिखाया कि क्रिस क्रॉस कैसे वो बनता है स्ट्रक्चर। मतलब रिपीटेड क्रॉसेस आप बनाएंगे ना, अगर बार बार क्रॉस 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 बनाएंगे तो वह क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो हमारे पास प्राइमरी वॉल होती है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, मतलब आधा सेलुलोज और आधा इसके साथ कुछ ना कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, अल्कोहल होगा, डिफरेंट कंपाउंड साथ इसके अटैच्ड होंगे। और पेक्टिन, पेक्टिन इनसॉल्युबल सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। अब जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल पोर्शन होगा वॉल का, उसको भी तो रिजिड करना है ना हमने, ठीक है। जो जो पानी में डिजोल्व नहीं होता वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है। पेक्टिन वो है जो आपके पास, जैसे गैलेटिन भी सेम क्लास में से आता है जैसे पेक्टिन होता है। गैलेटिन आपको पता है जैम्स जेलीज को हार्ड थिक सा जेली लाइक करने के लिए यूज होता है। तो ये पेक्टिन का भी यही काम होता है कि ये वाटर, जैसे हम गैलेटिन को पानी में डिसॉल्व करके उसको हम अपने बॉइलिंग वाटर में शीरे में डालते हैं तो वो जेली बन जाती है, थिक बन जाती है। इस तरह से सेल वॉल का जो थोड़ा सा फ्लूइड पार्ट होगा उसमें पेक्टिन, उसके लिए हमें पेक्टिन हमारे सेल वॉल में चाहिए होता है ताकि वो उसको हार्ड बना दे, जेली लाइक बना दे, थिक कर दे, ठीक है। ज़्यादातर 80-90% सेलुलोज होता है, फिर उसके बाद हेमी सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है। मतलब आप अगर परसेंटेज में देखें तो आई गेस 90-95% सेलुलोज है, 2-3% हेमी सेलुलोज है, देन 1%-2% पेक्टिन होगा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपोजिशन का प्राइमरी सेल वॉल की। देन आपके पास सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन आती है। एक तो सेलुलोज अब आपके पास है, दूसरा आपके पास लिग्निन है। लिग्निन लिग्निन भी आपके पास वाटर सॉल्युबल है और वो भी इसको जौन सा है द फ्लूइड स्ट्रक्चर को थिक करने के लिए यूज़ होता है। देन आपके पास उसने कहा है आपकी बुक में अदर केमिकल्स भी मौजूद हैं जिनका उसने नाम नहीं लिया। एंड पे आपके पास है मिडल लैमला, ये एडजेसेंट सेल वॉल्स को आपस में जोड़ के रखता है, बांधे रखता है। ये मैग्नीशियम का बना होता है, कैल्शियम और पेक्टिन। पेक्टिन आपने हमने अभी डिस्कस किया कि जो फ्लूइड पोर्शन होगा उसको थिक करेगा। जो हमारे पास जेली के ऊपर अगर आप जेली लें अपने घर में, एक बनी हुई प्रॉपर थिक फॉर्म में जेली लें, उसको फ्रिज से निकालें, उसके अंदर पानी डाल दें, उसको कुछ नहीं होगा, वो अपनी असली हालत में रहेगी। यही मकसद है पेक्टिन का आपके मिडल लेमला में, आपकी प्राइमरी वॉल में मौजूद होने का, ताकि प्लांट्स को वो सेल वॉल को ख़त्म होने से बजाय उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करें। जैसे पानी में गैलेटिन डाल के जेलीज को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसी तरह से पेक्टिन सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्त बनाता है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर हम बात करें, आपको पता है आपकी बोन्स में पाया जाता है। आपकी बोन्स भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अपनी असली हालत में रहते हैं, मतलब छोटे से बड़े लेंथ में साइज में ग्रो करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो अपनी असली हालत में ही मौजूद रहते हैं। और मैग्नीशियम पाया जाता है एक मिडल लैमला के अंदर। अब आप देखें प्राइमरी और सेकेंडरी में सेलुलोज कॉमन है और प्राइमरी और मिडल लैमला में पेक्टिन कॉमन है। अब आप अपनी बुक की तरफ वापस आ जाएं। प्राइमरी वॉल की हम बात करेंगे, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं सारा, प्रेजेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब लास्ट में वो कहता है कि सेलुलोज फॉर्म फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। अब उस प्राइमरी वॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिस क्रॉस फॉर्म में, ये साइड पे आपको राइट साइड पे दिखाया भी हुआ है कि सेलुलोज फेब्रिसिन प्राइमरी वॉल में प्रेजेंट होता है। ये सेलुलोज की किस्म है। वो किस तरह से एक क्रॉस 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 का स्ट्रक्चर बना के उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है प्राइमरी वॉल ने। देन मिडल लैमेला आता है। दे होल्ड टुगेदर प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये साथ साथ वाले सेल्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वो कहता है सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल्स। ये वो बात बार बार कर रहा है कि ये कुछ प्लांट्स में पाया जाता है जिनके अंदर जाइलम सेल मौजूद होगा, उनमें सेकेंडरी वॉल होगा। ये जो होता है सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ होती है एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स।
ये सारा हमने उधर कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस किया था। आपको कंपेयर करके याद होता है, आप उधर से याद कर लें। आपको यहाँ बुक से बेहतर समझ आ रहा है, आप बुक से कर लें। देन लास्ट पैराग्राफ आपको वो बताता है, ये अब सारी बात हमने की है, कंपोजिशन वगैरह डिस्कस की है प्लांट सेल्स की, प्लांट को। अब उसने आपको बुक में स्टार्ट में कहा था प्लांट के अलावा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, एल्जाई में भी होता है और फंजाई में भी होता है। अब डिटेल में उसने प्लांट सेल डिस्कस करके लास्ट पैराग्राफ में उसने आपको बताया है कि ये कंपोजिशन ऊपर वाली प्लांट सेल्स की थी। नीचे आपको आ जाए हम बताते हैं कि बाकियों में सेल वॉल की क्या कंपोजिशन है। तो अगर एल्जाई की बात करें, एल्जाई होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इसका मतलब है इनके सेल वॉल में भी सेलुलोज पाया जाएगा। ठीक है, एल्जाई में बात करता है द सेल वॉल ऑफ एल्जाई इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये बात याद रहेगी। देन प्रोकैरियोट्स एंशिएंट सेल्स हैं, ठीक है, पुराने वक्तों के सेल्स हैं। उसके सेल वॉल में हमने पहले भी बात की थी, जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड्स मतलब ये कि अमाइनो एसिड्स की चेन, और ग्लाइकन्स मतलब शुगर। अब ब्रैकेट में भी यही कहता है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे आगे जाएंगे, आपकी बुक आपको डिफरेंट चीज़ों की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करना शुरू कर देगी। पहले उसने आपको पेप्टाइडोग्लाइकन टर्म बताई सेकंड चैप्टर में, अब थर्ड चैप्टर में वो आपको ब्रैकेट में बता रहा है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। जैसे सेलुलोज पेक्टिन वगैरह होते हैं उस तरह से ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर के मिलने से बनता है। ठीक है, देन आपके पास लास्ट पे आता है फंजाई का सेल वॉल जो कि काइटिन से बना हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे फंजाई का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन फंजाई को बता के ये ज़रूर लिखेंगे कि इसका सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है। राइट साइड पे ब्लू बॉक्स हम डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। प्लाज्मोडेस्माटा, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा, these are the channels in the cell wall that allow the exchange of molecules between adjacent cells. अब साथ साथ इतने सारे सेल्स पड़े हैं, उनमें कोई फ्लूइड एक्सचेंज होना, कोई न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होना। आपको पता है आपने हमेशा सुना होगा कि जो बेबी होता है वो अपनी मदर से ग़िज़ा लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, पानी लेता है, टिल बर्थ वो अपनी मदर से सारा कुछ लेता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि हम सब सेल्स के बने हुए हैं। अब मदर से बेबी तक सारी ग़िज़ा जा रही है, फूड जा रहा है, इसका मतलब है वो सेल टू सेल एक्सचेंज है ना। सारे सेल्स आपस में एक मेगा लेवल पे, एक बड़े लेवल पे सेल्स आपस में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, पानी एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि बेबी तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है छोटे छोटे लेवल पे भी वही प्रोसेस चल रहा होगा, उसी तरह से सेल्स आपस में फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज कर रहे होंगे। तो ये इस एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए सेल वॉल्स के में छोटे छोटे बारीक बारीक गैप्स हैं, बहुत बारीक। और ये हर चीज़ नहीं अपने इर्द गिर्द से गुजरने देते, बड़े ही सिलेक्टिव ज़रूरत की चीज़ें गुजरने देते हैं। ये नहीं कि एक सेल वॉल से सारा कुछ निकल गया तो दूसरे सेल वॉल में चला गया, नहीं। हर सेल बड़ा ही सिलेक्टिवली, बड़ा ही देख के सोच के ज़रूरत के हिसाब से अपने फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट्स निकलने देता है और हिसाब से ही अंदर आने देता है। ठीक है, इसमें जो चैनल्स, जो रास्ते सेल्स के अंदर बने हुए हैं छोटे छोटे, जो कि एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, जो कि साथ साथ पड़े सेल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करवाते हैं, वो उन चैनल्स को उन रास्तों को, उन चैनल्स को, जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि जी चेक पॉइंट्स हैं, आप गए, आप फर्स्ट चेक पॉइंट से गुजरे, फिर आप सेकेंडरी वॉल से सेकंड चेक पॉइंट से गुजरे। ये जो चेक पॉइंट्स हैं, इनमें जो गेट बना हुआ है जहाँ से आप एंटर हो रहे हैं, वो चैनल्स जिनसे मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं साथ साथ वाले सेल्स में। अब इन जैसे ह्यूमन किसी फैक्ट्री में एंटर हुआ तो जहाँ से एंटर हुआ उसका हमने नाम रखा है जी गेट, मेन गेट से एंटर हुआ है, मेन गेट से एंटर हुई है कार। तो प्लांट्स में जो वो चैनल्स, जो वो रास्ते बने हुए हैं, उनको हमने कहा है प्लाज्मोडेस्माटा। एक गेट प्लाज्मोडेस्माटा, अगर ज़्यादा सारे गेट, सॉरी, वन गेट की बात हो रही है तो प्लाज्मोडेस्मा, और अगर एक से ज़्यादा गेट्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में भी ऐड कर दिया है कि एल्जाई की सेल वॉल सेलुलोज की
प्रोक्योर्स की, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की और फंजाई की चैटिन की। साथ ही प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेल वॉल का टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम सारा लेयर्स डिस्कस करके एक दफ़ा हम बुक की डायग्राम भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में आनी है। अब ये आप सबसे पहले देखें, उसने आपको सेल आउटलाइन बताई है। ये जो सेल की आउटलाइन है ये है सेल मेम्ब्रेन, अंदर सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है। अब उसने आपको लेयर्स, सिर्फ उसने आपको बताया है कि ये सेंटर में सेल्स हैं, उसके बाद वो लेयर्स पे आ गए। अब आप ध्यान से देखें, ये जो सेल्स के दरमियान में ये बारीक सी लाइन है, ब्लैक 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 लाइंस जा रही हैं, ये है वो एडजेसेंट सेल्स, साथ साथ वाले सेल्स के दरमियान में मौजूद स्पेस, जिसको मिडल लैमेला कहते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन पाया जाता है, जो कि इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। देन आपके पास आ जाती आ जाती है इसके प्राइमरी वॉल। ये फेरोजी से कलर की, लाइट से कलर की, येलो और फिरोजी से कलर की आउटलाइन है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये उसने आपको येलो से कलर की दी है, साइड से देखें तो उसने आपको फिरोजी से कलर की दी। ये है आपके पास प्राइमरी वॉल, जो कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। देन आपके पास अंदर करके ये सिर्फ जाइलम सेल्स में मौजूद होती है, ग्रीन कलर की उसने आपको सेकेंडरी वॉल दिखाई है, जो कि प्राइमरी सेल वॉल इनर साइड पे है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ है, जो कि सिर्फ कुछ सेल्स में पाई जाती है, जैसे कि जाइलम सेल्स। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। डायग्राम, सारा टॉपिक, लेयर्स मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में वो टेबल बना के शो की, क्योंकि कंपैरिजन में मतलब मुझे खुद भी कंपैरिजन में चीज़ देख के ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, तो मैंने आपको एक कंपैरिजन दिखाने को तीनों वॉल्स में टेबल भी ड्रॉ कर दिया है, बुक से भी समझा दी है, हमने बुक रीडिंग भी की है, हमने सारा कुछ हेडिंग्स की फॉर्म में भी देखा है कि आपको पेपर में आएगी, आपने कैसे सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जांपल, फंक्शन, देन आपने उसके स्ट्रक्चर की तरफ आ जाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ये तीनों लेयर्स एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है, प्लाज्मोडेस्माटा डिफाइन करना है, डायग्राम बनानी है। आप ये तीनों जो लेयर्स हैं उनके नाम लिख के डायग्राम बनाएं, देन आप इन लेयर्स को एक्सप्लेन करें, मतलब इस पेज का सारा पैराग्राफ लिख के, नाम लिख के सारे, फिर आपने डायग्राम बनानी है, फिर आपने वो चार्ट बनाना है, जो चार्ट की फॉर्म में लिख लें, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें, हेडिंग्स की फॉर्म में लिख लें, लेकिन बेहतर यही है कि आप या हेडिंग्स लिखें या कंपैरिजन चार्ट बना दें। वो आप बनाएंगे डायग्राम के बाद, देन आप साथ प्लाज्मोडेस्माटा का लिखेंगे कि ये चैनल्स होते हैं। उसके बाद एंड पे आप अगर लिखेंगे ये कि एल्जाए, फंजाए, और थर्ड आपके पास आता है बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपका ये पेपर में बड़ा अच्छा अटैम्प्ट होगा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस बुक के, इस चैप्टर के। अब आपका सेल वॉल का टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है सेल मेम्ब्रेन की। ऑल सेल्स हैव अ थिक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। हमें पता है सेल का जो सारा फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब फ्लूइड, साइटो मतलब सेल, सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। अब वो कहता है कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द एक इलास्टिक मतलब लचकदार, थिन मतलब बारीक लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज सिलेक्टिव। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, लचक क्या होती है, आप अपनी स्किन बाजू की, मैंने पहले भी कहा था, खींचे तो वो वापस अपनी हालत में वापस चली जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। अब जो सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सबसे पहले आप देखें परमिएबल का मतलब क्या होता है। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना, टू पास, गुजरना, अलाउ करना। जब आप गेट से कहीं घर के अंदर आते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो वो आप, इसका मतलब उनका गेट परमिएबल है टू यू, आप उसको क्रॉस करके गुजर सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा। अब जो आपके स्कूल्स अकेडमीज के बाहर गार्ड्स होते हैं उनको पता होता है कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना। लेडीज़ पार्क में आप जाएं, ख़वातीन को अलाउ करेंगे, मर्दों को कहेंगे कि आप अलाउड नहीं है। इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी
मतलब किसी को कुछ को अलाउ कर किया जाएगा सूरत हाल के मुताबिक और कुछ को अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओपन गेट है हर कोई आ जाए, ऐसा नहीं होता सिलेक्टिव परमिएबिलिटी में। इट अलाउज वेरी फ्यू पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का उसने मतलब बताया है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देता है जबकि काफ़ी सारों को ब्लॉक करके रखता है। सिर्फ ज़रूरत के तहत मॉलिक्यूल्स गुजरने की इजाज़त होती है, इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, नेक्स्ट आप अगर देखें सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, तो सबसे पहले आप याद करें कि हमने कहा था 4 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो ज़िंदगी को बनाते हैं, लिविंग मैटर को बनाते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन की सूरत में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़िंदगी को बनाते हैं वो मौजूद होते हैं। 4 बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इनमें से 3 सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। आपने ये बात जहन में रखनी है कि प्रोटीन लिपिड्स ज़्यादा हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि मोज़ेक क्या होता है। जो छोटे छोटे बीड्स टाइप स्ट्रक्चर्स को बना के आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे छोटे बीड्स को इकट्ठा करके, उसको कहते हैं मोज़ेक। फ्लूइड मतलब मूवेबल, हिलने वाला, थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के की मौजूदगी को देखते हुए सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहाँ पे रुक के हम जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास डेफिनेशन आ गई सेल मेम्ब्रेन की। थिन होती है, इलास्टिक होती है, अराउंड साइटोप्लाज्म होती है। देन उसकी सिलेक्टिवली परमिएबल कैसे होती है ये आ गया। एग्जांपल आ गई कि तमाम दुनिया के सेल्स में मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। चाहे वो जितने सेल होंगे ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन ज़रूर होगी, क्योंकि वो आउटर लेयर है जो सेल को अपनी जगह पे रखती है। सिर्फ एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, बाकी ऑर्गेनिज्म्स में सेल वॉल भी होती है। एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है, सेल वॉल एनिमल्स के अलावा बाकी सब ऑर्गेनिज्म्स में पाई जाती है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, हमने देखा प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, कंपोजिशन मतलब होता क्या क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। स्ट्रक्चर मतलब ये कि वो किस तरह से असेंबल होके एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की हेडिंग आपकी सेपरेट आएगी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पहले नोट से पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, उसकी पिक्चर देख समझेंगे, फिर हम बुक से रीड करेंगे। आपको बड़ा ही इजी स्टोरी की तरह लगेगा बुक वाला। अब इस पेज पे जो ब्लू से लिखा हुआ वो सारी आपकी बुक की लाइंस हैं, और जो ग्रीन से लिखा है वो एडिशनल समझने के लिए चीज़ें हैं। आपकी बुक कहती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। अब जो लिपिड्स होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ऊपर एक सेल लगा होता है, नीचे से 2 टांगें निकल रही हैं। अगर आप बुक भी अभी हम देखेंगे तो वो ऐसे ही है, जैसे ऊपर सेल है, सर है सर्कल में, नीचे 2 टांगें हैं, वो है लिपिड का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये जो बायलेयर है, बायलेयर मतलब 2 लेयर्स। एक लेयर ऊपर आएगी पूरे लिपिड्स पे, एक लेयर नीचे आएगी। ये ऊपर नीचे की तरतीब में बाय लेयर 2 लेयर्स बनाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर वो कहता है प्रोटीन्स आर सबमर्ज। सबमर्ज मतलब अंदर धुंसी हुई हैं, अंदर घुसी हुई हैं प्रोटीन्स। अब आपके पास पूरे 2 ऐसे चेन्स चल रही हैं लिपिड्स की, और उन लिपिड्स के अंदर प्रोटीन धंसी हुई है। बाय लेयर मतलब 2 लेयर्स वाला, सबमर्ज मतलब उसके अंदर धंसे होना। अब वो कहता है कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। अब लिटरली का मतलब क्या है? अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ना आपके पास, अब वो आपको फ्लूइड वर्ड का मकसद बता रहा है। मोज़ेक तो हमने कहा था ना, जैसे बीड्स सारे इकट्ठे मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस तरह लिपिड्स के वो सर्कल सर्कल हेड्स जो हैं, वो इतने सारे जो 2 लेयर्स बनाते हैं, उसको वो कहता है मोज़ेक स्ट्रक्चर। अब वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहता है, अब हम फ्लूइड का लफ्ज़ समझेंगे।
फ्लूइड का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि लिपिड और प्रोटीन्स लिटरली मूव कर सकती हैं। अब अगर आप देखें इधर सेंटर में कि ये एक सेल मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूल पड़ा है। अब लेटरल मूवमेंट क्या है? साइडवेज मूवमेंट्स और थोड़ी सी ऊपर मतलब 90 डिग्री पे मूवमेंट और 45 डिग्री की मूवमेंट्स को लेटरल मूवमेंट्स कहते हैं। ये जैसे एक रिपल का पता है आपको, पानी की जो वो रहे, पानी के अंदर आपकी बॉल फेंकते हैं तो वो रिपल सी बनती हैं, वैसे वेव्स सी दूर की तरफ जाती हैं। वो इस तरह की मूवमेंट होती है लिटरल मूवमेंट। नेक्स्ट आप देखें, ड्यू टू दीज मूवमेंट्स द पैटर्न मोज़ेक ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस। अब वो कहता है कि ये फ्लूइडिटी लेटरल मूवमेंट की वजह से, जो फ्लूइडिटी इसमें है लिपिड्स और प्रोटीन्स में, उसकी वजह से ये मुसलसल अपना जो पोजीशन है वो बदलते हैं। अब मोज़ेक का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बीडेड पैटर्न। ये लिपिड्स और बीच में जिनके उनके जो प्रोटीन्स धंसी होती हैं ये एक बीडेड पैटर्न बनाते हैं, और लेटरल मूवमेंट की वजह से बीडेड पैटर्न मुसलसल चेंज हो रहा है, मुसलसल अपनी शेप तब्दील कर रहा है। इस वजह से इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब लास्ट पे कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स उसने पहले भी कहा था कि स्मॉलर अमाउंट में मौजूद है, इंडिपेंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं है, या वो प्रोटीन्स के साथ मिलके मौजूद हैं या वो लिपिड्स के साथ मिलके मौजूद हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हम बयान करते हैं ग्लाइको लिख के, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा, वो लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइको लिपिड्स बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स ने प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ मिलके ही अपना आप शो करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप पिक्चर समझ लें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। जो निचला हिस्सा है वो सेल के अंदर का हिस्सा है, इनसाइड ऑफ सेल। जो ये सारा कलर्ड हिस्सा है, ऊपर नीचे पिंक सर्कल्स हैं, ये सारा है लिपिड बायलेयर, और ऊपर वाला हिस्सा है आउटसाइड ऑफ सेल का। अब आप ये ध्यान से देखें कि जो पिंक सर्कल्स हैं उन सब की दो दो टांगें बनी हुई हैं, ये ऊपर भी हैं ये नीचे भी हैं। पूरे वो ऊपर नीचे जैसे हम सैंडविच बनाते हुए ऊपर एक ब्रेड का स्लाइस रखते हैं, नीचे एक ब्रेड का स्लाइस रखते हैं, उस तरह से लिपिड्स के सारे ऊपर भी पिंक पिंक सारे मौजूद हैं और नीचे भी सारे ये पिंक 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 मौजूद हैं। ये पूरी ऊपर और नीचे लेयर बनाते हैं लिपिड की, जिसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। अब ये पिंक और इनके आगे ये जो टांगे निकल रही हैं ये समझ लगी। अब ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? ये दोनों प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई हैं। अब ये दो मुख्तलिफ, अब आपने ये नहीं समझना कि ये तो दो डिफरेंट रंग है तो मैं कह रही हूँ कि ये दोनों प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की बेशुमार किस्में हैं, ये दो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन करती हैं। लेकिन क्योंकि आपके लेवल पे आपके लिए यही समझना काफ़ी है कि ये दोनों प्रोटीन्स हैं, इस वजह से उसने आपको सिर्फ इसकी लेबलिंग में प्रोटीन ही बताया है, इसकी एग्जाम डिफाइन नहीं की, जो कि आपके लिए गनीमत है। आपको इतनी डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कि डार्क ग्रीन जो प्रॉपर एक पाथ प्रोवाइड कर रही है, और लाइट ग्रीन जो कि अंदर धुंसी हुई हैं कहीं कहीं, ये दोनों प्रोटीन की किस्में हैं। अब हमने देख लिया लिपिड मौजूद है बायोमोलिक्यूल, दूसरा बायोमोलिक्यूल प्रोटीन मौजूद है। अब आप थर्ड बायोमोलिक्यूल देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, जहाँ पे ये डायरेक्टली लिपिड बायलेयर के साथ ब्लू कलर की लाइन, ये चेन सी लगी हुई है, थ्रेड सी लगी हुई है, जहाँ ये लिपिड के साथ जुड़े हैं वहाँ ये ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं, और जहाँ ये प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं राइट साइड पे, वहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए हैं। ये आपके पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट आप देखें कि ब्राउन से कलर के छोटे से सेल के अंदर की तरफ प्रोटीन बाहर की तरफ है, ये पूरे सेल में है। डार्क ग्रीन वाली पूरे सेल में है, ग्रीन लाइट ग्रीन वाली अंदर धंसी हुई है, बाहर की तरफ से धंसी हुई है। मतलब ये कि सेल के बाहर की तरफ से नहीं, मतलब लिपिड के सर की तरफ चिपकी हुई है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल देखें तो वो ये इस लिपिड बाइलेयर के अंदर कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल थोड़ा थोड़ा मौजूद है। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई। इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि इनसाइड ऑफ सेल है लिपिड बाइलेयर है, आउटसाइड ऑफ सेल है। लिपिड बाइलेयर के अंदर दो किस्म की प्रोटीन्स अंदर धंसी हुई है, और उस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं तो ग्लाइकोलिपिड है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात रहेगी जो भी हमने अभी तक डिस्कस नहीं की। तो कोलेस्ट्रॉल अंदर की तरफ छोटा छोटा अंदर की तरफ लिपिड्स की टांगों की तरफ चिपका हुआ है, जिसकी हम डिटेल अभी देखते हैं।
सेम यही पिक्चर, यही लेबलिंग मैंने भी खुद बना के जो आपको शो की थी वो दिखाई है। ये पिक्चर हमारी डिस्कस हो चुकी है। यहाँ पे एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुतालिक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो कहता है एक और लिपिड की किस्म जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एक तो ये लिपिड है ना जिसने लेयर्स पूरी बनाई है ऊपर और नीचे, लिपिड बाई लेयर बनाई है। कहता है एक और किस्म का लिपिड जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो लिपिड बाई लेयर के अंदर की तरफ, इनर साइड्स पर, टांगों की तरफ, अंदर की तरफ चिपका हुआ है। अब वो कहता है कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। अब नॉर्मली वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये लिपिड की ही एक किस्म है कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड्स के अंदर की तरफ चिपका होता है, अंदर की लेयर के साथ मौजूद होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में, ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में से एब्सेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स सेम ऐसी होंगी, सिर्फ ये अंदर की तरफ जो मैंने ब्राउन से शो किया था, यहाँ पे डार्क पिंक से शो किया हुआ कोलेस्ट्रॉल। ये जो अंदर की तरफ कोलेस्ट्रॉल है मोस्ट बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं होगा। बाकी सेल मेम्ब्रेन की सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम बुक से रीड करते हैं। थर्ड लाइन पे आप आ जाए सेकंड पैराग्राफ के। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज। हमने देखा कि ऊपर और नीचे लिपिड की बाइलेयर्स मौजूद है, जिसमें हेड बाहर की तरफ है, टेल जो है लिपिड की वो अंदर की तरफ है, और ये सैंडविच की फॉर्म में बाई लेयर 2 लेयर्स बनाती हैं। प्रोटीन्स इनके अंदर धंसी हुई हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटरल मूवमेंट की वजह से ही इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है। फ्लूइड का लफ्ज़ इसी वजह से इसके साथ है क्योंकि ये मूव कर सकती हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स लेटरली। Due to these movements, the patterns or mosaic of lipids and proteins constantly change. ये फ्लूइडिटी ही है, ये मूवमेंट ही है जिसकी वजह से जो हमारे पास ये बिडिड पैटर्न है लिपिड बाइलेयर का, जिसके अंदर प्रोटीन धंसी हुई है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इस मूवमेंट की वजह से ही अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, और इसको इसी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। अब लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स की अगेन बात की। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड विद लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अब एंड पे आप देखें, उसने एक पैराग्राफ में लाइन लिखी है, इन यूकेरियोटिक सेल्स मेनी ऑर्गेनेल्स आर आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। अब वो कहता है कि बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी ऐसी, तमाम नहीं लेकिन काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं यूकेरियोटिक सेल्स में जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब उसने इन ऑर्गेनेल्स के नाम दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स। इनके फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये 5 ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन की कवरिंग मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एमसी, गोल्गी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम जेल। जी गोल्गी ऑपरेटर्स का, ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और एल लाइसोसोम का। एमसी जेल अगर आप याद रखें, आप समझते हैं कोई मेडिसिन का नेम है एमसी जेल, और आपने याद रखना है कि ये वो यूकेरियोटिक सेल की ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ये टॉपिक अब हमारा यहाँ पे कवर तो हो गया है, लेकिन ये जो हमारे पास एक ब्लू बॉक्स कोलेस्ट्रॉल वाला मौजूद है और जो लास्ट पैराग्राफ यूकेरियोटिक सेल वाला मौजूद है, ये आपको समझाने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखी, उसकी कंपोजिशन लिखी, स्ट्रक्चर लिखा, फिर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपकी बुक ने 2 बातें एक्स्ट्रा बताई हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, उसने कहा है कि कोलेस्ट्रॉल वैसे तो सेल मेम्ब्रेन्स की इनर साइड पे मौजूद होता है, लेकिन मोस्ट बैक्टीरिया में ये मौजूद नहीं होता। अब मोस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी है, यूकेरियोटिक की बात की है, और उसने यूकेरियोटिक का बता दिया है कि कौन कौन सी ऐसी 5 ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ये 2 चीज़ें, ये 2 हेडिंग्स आपने जहन में रखनी है कि उसने एक दफ़ा प्रोकैरियोटिक सेल की बात की है एंड पे, और दूसरी दफ़ा यूकेरियोटिक सेल की बात की है। डिटेल इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे आपका ये टॉपिक विद डायग्राम कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट।
अब नेक्स्ट हम जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन साइटोप्लाज्म से आपको शॉर्ट आएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। अब ये एक आपके सामने एनिमल सेल है, सेंटर में ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर बेशुमार ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। अब ये जो ब्लैंक एरिया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो फ्लूइड सा वाइट सा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो सेल और प्लाज्म फ्लूइड। सेल का फ्लूइड, सेल का प्लेइंग ग्राउंड, सेल का सारी ज़मीन जो है ना, वो साइटोप्लाज्म है हमारे लिए। एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म, ये वाइट कलर का इधर लेबलिंग में मेंशन किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म है हमारे पास। अब सबसे पहले तो आपके पास सेल साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ जाएगी। ये एक थिक सा जेली सा सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर सारा भरा होता है। ये थिकनेस जेली लाइक कंसिस्टेंसी का, जेली की तरह सॉफ्ट सा फ्लूइड सा लेकिन थोड़ा थिक सा सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। सेल का फ्लूइड कहते हैं इसको। साइटोसेल प्लाज्म फ्लूइड सेल का फ्लूइड कहलाता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का, लिक्विड चीज़ों का मिलकर बना होता है। इसमें पानी होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस। फ्लूइड है, प्लाज्म है, सेल का फ्लूइड है, तो जाहिर है वाटर होगा। वाटर सॉल्ट्स आपने याद रखने हैं, नमक वाले पानी जहन में रखें। वाटर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म नमकीन पानी है। वाटर सॉल्ट्स होंगे, साथ उसके प्रोटीन्स मौजूद होंगी। और एंजाइम्स, एंजाइम्स वो होते हैं हमारे जो प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं होती, लेकिन ये जो उसके इर्द गिर्द सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सेल के अंदर, इतनी सारी ऑर्गेनेल्स इतना सारा काम कर रही हैं, उनके उन प्रोसेसेस को तेज़ करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं। इसका एक इंडिविजुअल टॉपिक भी है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स का मकसद ये होता है कि इर्द गिर्द जो उनके सारे काम चल रहे हैं, फैक्ट्री में समझें कि बेशुमार मशीनें चल रही हैं, कोई वर्कर्स होंगे जो उनके काम को तेज़ करेंगे ना, मशीनों को चलाएंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तेज स्पीड बढ़ाएंगे, कम करेंगे। एंजाइम्स वर्कर्स की तरह होते हैं। ये प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं है, ना ये बिल्डिंग्स हैं, ना मशीनें हैं एंजाइम्स। ये सिर्फ जो इर्द गिर्द उनके मामलात चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनके काम को स्पीड अप करती है, तेज़ करते हैं एंजाइम्स। ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये कोई सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फंक्शन क्या है, काम क्या है हमारे पास साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म की क्यों हमें ज़रूरत है? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। अब साइटोप्लाज्म मैंने आपको कहा एक ग्राउंड की तरह है जिसमें फैक्ट्रीज, मशीनें सारी लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। वो जो ज़मीन है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म पूरा एक ग्राउंड, एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है जिसमें ऑर्गेनेल्स तैरती फिर रही हैं, मूव कर रही हैं और सही से अपना काम परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट जो सेकंड पॉइंट जो आता है साइटोप्लाज्म के फंक्शन का, वो है इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। अब एक फ्लूइड पड़ा है, आप इसकी एग्जांपल एक सिंपल लें कि फैक्ट्री में ऑर्गेनेल्स को समझें कि डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं एक ही फैक्ट्री की। 3 बिल्डिंग्स हैं, लेट्स से 3 बिल्डिंग्स हैं। अब अगर उन बिल्डिंग्स के बीच में हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है, कोई एक बिल्डिंग से चीज़ दूसरे बिल्डिंग में ले जानी है, तो वो सारा ग्राउंड ही यूज़ होगा ना उस काम ट्रांसपोर्ट के लिए। इसी तरह ऑर्गेनरी टू ऑर्गेनरी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी मटेरियल की, या सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्टेशन होगी मटेरियल की, वो सारी मतलब ये कि 2 सेल्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या एक ही सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सारी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है इसमें हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। इसके थ्रू सारी जौन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वो होती है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द सेल। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। अब वो कहता है कि ये जो ग्राउंड है, ये जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम ग्राउंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं? आप सिंपली ये समझें कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ से उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है। अब हमारा सेल जो है वो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स,
सारा कुछ सिंपल फॉर्म में ले सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं ले सकता, वो सिंपल फॉर्म में ही लेगा। तो उस एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, एक प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में चेंज करने के लिए, जो कि एक सिंपल उसका एक एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का, उसको अमाइनो एसिड्स कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करने को, ताकि सेल वो शुगर इस्तेमाल कर सके अपनी ताकत को पूरा करने के लिए। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, वो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म ही उनको ऐसे रिएक्शंस को ग्राउंड प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है। अब उसने एग्जांपल दी है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइको नीचे ग्रीन में अगर आप देखें तो ग्लाइको मतलब शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये लाइसिस का वर्ड हम आगे लाइसोसोम्स में भी देखेंगे। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज को सिंपल फॉर्म में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके सेल को चाहिए। तो वो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, जिसमें वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके ताकत लेता है आपका सेल, उस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलिसिस बेशुमार मेटाबॉलिक रिएक्शंस में से एक रिएक्शन की मिसाल है। हमारे सेल में बेशुमार मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस उनमें से एक है, जिसकी एग्जांपल आपकी बुक ने आपको दी है। फोर्थ आपका फंक्शन साइटोप्लाज्म का है, इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। अब आप देखें कि फैक्ट्रीज ने काम किया सारा दिन, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है अपना, फैक्ट्री ने, किसी कोई फैक्ट्री कपड़ों की फैक्ट्री है, उन्होंने थान कपड़ों का सारा दिन में प्रोड्यूस किया। अब उनके पास एक बोरी है पूरे थान की कपड़ों की जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, एक बोरी है वेस्ट मटेरियल्स की, जो धागा या कट पीस सारे उनके पास वेस्ट में गए हैं। वो सारी भी तो उस ग्राउंड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा, अब सारा दिन काम करके शाम को वो फारिग हुए हैं वर्कर्स, और वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब हम सुबह अपना जो काम है, अपना जो कपड़े हमने टेक्सटाइल का काम किया है, कपड़े बनाए हैं हमने, वो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे, जो हमारे पास जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ डिलीवर करेंगे, या जो हमारे पास वेस्ट है हम सुबह उठ के उसको डिस्पोज करेंगे प्रॉपरली, या डस्टबिन में, या प्रॉपर कहीं डिस्पोज करेंगे किसी डिस्पोजल ग्राउंड में। तो तब तक के लिए जो हम सुबह तक उसी ग्राउंड में ही, तो फैक्ट्री के उस ग्राउंड में ही तो हमारे वेस्ट और हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है कोई, वो स्टोर किए जाएंगे ना, ताकि सुबह हो और हम उसको ठिकाने पहुंचा सकें। उसी तरह साइटोप्लाज्म जो है वो फूड को, खुराक, क्योंकि सेल का मकसद ये है कि उसने एनर्जी, फूड बनाना है, ठीक है। वो जो खुराक है उसको स्टोर करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको स्टोर करता है सेल, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ताकि बाद में उसको डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में पहुंचा सके। अब आप रिपीट अगर करें फंक्शंस इसके चार, सबसे पहले तो वो कहता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनेल्स के हिलने के और उनके काम करने के काम आता है। देन वो बताता है कि जो कोई रॉ मटेरियल समझ लेना, जैसे रॉ मटेरियल्स फैक्ट्रीज के बीच में एक्सचेंज होना है, बिल्डिंग्स के बीच में एक फैक्ट्री के, तो उसी तरह से मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल ट्रांसपोर्ट में ये काम आता है। थर्ड आप पॉइंट देखें लास्ट वाला, कि वो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है फूड और वेस्ट का, जो हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स आए हैं उनको स्टोर करने के काम आता है। चौथा पॉइंट आपके पास है कि जो मुख्तलिफ रिएक्शन ऐसे हैं, छोटे छोटे मेटाबॉलिक रिएक्शन बेशुमार, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये चार आपके पास साइटोप्लाज्म के फंक्शन हैं। अब एक दफ़ा हम बुक से देख लेते हैं। अब आपकी बुक से भी अगर हम रीड करें, सबसे पहले आपके पास साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ अ सेल। अब कंपोजिशन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। वाटर सॉल्ट मैंने इस वजह से इकट्ठे बोला है क्योंकि आपको ये याद हो जाए कि आप समझ लें कि नमकीन पानी को जहन में रख के तो आप वाटर सॉल्ट इकट्ठे लिख सकते हैं, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइटोप्लाज्म, अब आगे फंक्शन स्टार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। अब सबसे पहले तो उसने आपको बताया कि ये एक मीडियम है फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। सेकंड आपके पास हाईलाइटेड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। थर्ड आपके पास है टेक्स्ट एज अ साइट। साइट आपके पास मेन याद रखने की चीज़ है कि ये टेक्स्ट है साइट
फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, किसके लिए साइट के तौर पे काम करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जिसकी एग्जांपल भी आपको दी गई है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देन लास्ट आपके पास पॉइंट है इट्स ऑल्सो स्टोर्स, स्टोरेज के तौर पे काम करता है। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ सेल। अब आप दोबारा से साइटोसोल ब्लू बॉक्स देखें तो साइटोसोल सोल की आपके पास डेफिनेशन है। साइटोसोल इज लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एंजाइम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब साइटोसोल क्या है? बेसिकली अगर ये सारा लिक्विड जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, हमने कहा साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर सारे एंजाइम्स सॉल्ट्स आ जाते हैं, राइबोसोम्स वगैरह आ जाते हैं। वो कहता है कि आपने सिर्फ सारे साइटोप्लाज्म में से अगर हम ऑर्गेनेल्स को निकाल के बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि राइबोसोम भी ऑर्गेनेली है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इस वजह से राइबो सिर्फ हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को अगर एक्सक्लूड कर दें साइटोप्लाज्म में से, तो जो हमारे पास बचेगा वो साइटोसोल होगा। साइटोप्लाज्म में से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दें तो जो हमारे पास बाकी लिक्विड बचेगा, जो प्लाज्म बचेगा, वो है साइटोसोल। साइटोसोल इज द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ही वो पार्ट जिसमें हम मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि राइबोसोम्स हैं वो तो इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सारे निकाल दिए हैं, उस वो हमारे पास लिक्विड होगा साइटोसोल। अब यहाँ पे आपके पास साइटोसोल की डेफिनेशन जो आपकी बुक की है वो लिखी हुई है ब्लू से, सॉरी पर्पल से। नेक्स्ट आप ग्रीन से देखें। आपने अब ये तीन चीज़ें देखी हैं आपने, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि साइटोप्लाज्म क्या है। अगर हम साइटोसोल और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दोनों को मिला के बात करें तो हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। अगर हम साइटोसोल की बात करें तो वो ऑर्गेनेल्स, जहाँ यहाँ पे साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म है। तो अगर आपने मैथ्स, बेसिक मैथ्स किया होगा तो आपको पता होगा कि इक्वल्स टू से दूसरी तरफ जाते हुए प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है। तो अगर हमने साइटोसोल की बात करनी है तो साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसी से आपको इसकी डेफिनेशन याद करेगी रहेगी। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर हम साइटोप्लाज्म सेल के फ्लूइड की और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के फ्लूइड की, सारे न्यूक्लियस को और सारे साइटोप्लाज्म को इकट्ठे बात करें तो वो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और साइटोसोल की डेफिनेशन हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू स्टडी करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आती होगी तो आप साइटोसोल की भी लिख सकते हैं इन केस आपके जहन से निकल जाए, और अगर साइटोसोल की डेफिनेशन आती होगी तो आप उससे साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले देखें कि साइटोप्लाज्म का हमें पता है कि साइटोसोल सारा का सारा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलके साइटोप्लाज्म बनाती हैं। लेकिन अगर हम साइटोसोल की डेफिनेशन देखें तो आपको पता है मैथमेटिकल इक्वेशन में मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया, आपको पहले भी बताया है कि इक्वल्स की दूसरी तरफ जब एक चीज़ जाती है तो प्लस से माइनस में साइन में चेंज हो जाती है। ऑर्गेनेलिस यहाँ पे प्लस में साइन के साथ है, दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन की तो माइनस में चेंज हो जाएगा प्लस का साइन ऑर्गेनेलिस का। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी साइटोप्लाज्म एक तरफ इज इक्वल टू सॉरी साइटोसोल एक तरफ इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलिस, क्योंकि ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के पास जाके अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस से माइनस कर देगा। साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलिस इज इक्वल टू साइटोसोल। और इसी तरह प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन है साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड। ये हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन, क्योंकि हमने प्रोटोप्लाज्म को कहा था इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। अब वो जो लिविंग मैटर है उसमें साइटोप्लाज्म का फ्लूइड भी आता है और न्यूक्लियस का फ्लूइड भी आता है। इस वजह से हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन है इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों का फ्लूइड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म तक ये टॉपिक ख़त्म होता है। लेक्चर लंबा हो गया लेकिन उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में बाकी तीन ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आपको समझ आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।